चलिए एक पल के लिए इस डरावने परिदृश्य की कल्पना करते हैं। कोई डेवलपर पिछले 10 घंटे से एक भारी भरकम एआई मॉडल को ट्रेन कर रहा है। जो काफी आम बात है आजकल। बिल्कुल। शायद कोई ऐसा न्यूरल नेटवर्क जो अंतरिक्ष की गैलेक्सीज को पहचानने का काम करता है। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है। हाँ। वह इंसान अपनी डेस्क से उठता है, सिर्फ 2 मिनट के लिए एक कप कॉफी लेने जाता है और जब वापस आता है तो स्क्रीन पर एक लाल रंग का मैसेज चमक रहा होता है, सर्वर डिस्कनेक्टेड, रन टाइम आउट ऑफ मेमोरी। उफ, 10 घंटे की मेहनत, सारा डेटा, सारी प्रोग्रेस, सब 1 सेकंड में राख। 1 सेकंड में। और मशीन लर्निंग की दुनिया में कदम रखने वाले लाखों लोगों के लिए ये कोई डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि गूगल कोलैब की रोजमर्रा की सच्चाई है। इस कहानी से बेहतर शुरुआत शायद ही हो सकती थी। मतलब जब हम गूगल कोलैब की बात करते हैं तो ये मानना पड़ेगा कि इसने एआई को आम जनता तक पहुंचाने में एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी भूमिका निभाई है। हाँ, शुरुआत के लिए तो ये वरदान जैसा लगता है। सही कहा। लेकिन इसकी वास्तुकला या कह लें आर्किटेक्चर कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये किसी भी बड़े या गंभीर काम के लिए एक बुरा सपना बन जाता है। ऐसा क्यों? मतलब तकनीकी रूप से क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि कोलैब का जो फ्री टियर है वो पूरी तरह से ग्लोबल सर्वर लोड पर निर्भर करता है। जब दुनिया भर में गूगल के सर्वर्स पर काम कम होता है तो अच्छी खासी स्पीड मिल जाती है। लेकिन जैसे ही ट्रैफिक बढ़ता है। एग्जैक्टली, जैसे ही कमर्शियल लोड बढ़ता है उनका सिस्टम सबसे पहले मुफ्त टियर वाले यूजर्स का कनेक्शन काट देता है। ये किसी की गलती से नहीं होता, ये उनके सिस्टम का डिजाइन ही ऐसा है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। कोलैब से शुरुआत करना ऐसा है जैसे किसी छोटे से गैरेज में अपना पहला प्रयोग शुरू करना। हाँ, बहुत सटीक तुलना है। शुरुआत के लिए वो गैरेज शानदार लगता है, लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्ट बड़ा होने लगता है, मान लीजिए डेटा सेट का आकार गीगाबाइट्स में पहुंच गया, तो वो गैरेज अचानक बहुत छोटा और घुटन भरा लगने लगता है। बिल्कुल। और इस गहन चर्चा का उद्देश्य भी यही है, गूगल कोलैब के विकल्पों की इस भूल भुलैया को सुलझाना। हम आज उस छोटे गैराज से निकलकर विशाल इंडस्ट्रियल पार्क्स की ओर रुख कर रहे हैं, जो असल में भारी काम के लिए बने हैं। और इस भूल भुलैया को पार करने के लिए हमारे पास आज 2 बेहद दिलचस्प स्रोत हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि दोनों के नजरिए एकदम अलग हैं। अलग कैसे? पहला स्रोत एक बहुत ही विस्तृत लिखित गाइड है जो सैयद नाम के एक फुल स्टैक डेवलपर के काम को आधार बनाकर लिखी गई है। सैयद सिर्फ छोटे मोटे स्क्रिप्ट्स नहीं लिख रहे। अच्छा। वो रिएक्ट और स्प्रिंग बूट जैसे फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल करके 3D सोलर सिस्टम जेस्चर कंट्रोल जैसे जटिल प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। यह गाइड 10 अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स का विश्लेषण करती है कि वे असल दुनिया के प्रोजेक्ट्स में कैसा प्रदर्शन करते हैं। और यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। हमारा दूसरा स्रोत AI कोड किंग नामक YouTube चैनल का एक टियर लिस्ट वीडियो है। हाँ, वो वीडियो काफी सीधा और बेबाक है। बिल्कुल। ये वीडियो किसी भी मार्केटिंग वादे पर भरोसा नहीं करता। ये सीधे तौर पर इन प्लेटफॉर्म्स के फ्री टियर यानी मुफ्त सुविधाओं की असलियत को उनके कच्चे हार्डवेयर यानी GPU घंटों और कनेक्शन की गुणवत्ता के आधार पर परखता है और उन्हें S से लेकर D टियर तक रैंक करता है। सही बात है। तो हमारा मिशन आज ये पता लगाना है कि जब एक डेवलपर कोलैब से आगे बढ़ना चाहता है तो उसे कहाँ जाना चाहिए, कौन सा प्लेटफॉर्म असल में शानदार नतीजे देता है और कौन सा सिर्फ बड़े बड़े वादे करता है। अगर हम उस YouTube वीडियो की बात करें तो उसने कोलैब को B टियर में रखा है और इसका कारण सिर्फ वो अचानक डिस्कनेक्ट होना नहीं है। तो और क्या बड़ी वजह है? सबसे बड़ी समस्या है परसिस्टेंट स्टोरेज यानी स्थायी मेमोरी का ना होना। एक सामान्य कंप्यूटर में जो भी सेव किया जाता है वो हार्ड ड्राइव में सुरक्षित रहता है, लेकिन कोलैब में जैसे ही सेशन खत्म होता है वो वर्चुअल मशीन पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। बिल्कुल। हर बार मशीन चालू करने पर लाइब्रेरीज को फिर से इंस्टॉल करना पड़ता है। चूंकि कोलैब की ये अस्थिरता इतनी बड़ी दीवार बन चुकी है तो ये स्वाभाविक है कि डेवलपर्स का ध्यान उन प्लेटफॉर्म्स की ओर जाएगा जो बेहतरीन और मुफ्त GPU पावर देते हैं। तो चलिए सीधे YouTube वीडियो के उन चैंपियंस की बात करते हैं जिन्हें S टियर का ताज पहनाया गया है। हाँ, S टियर में काफी दिलचस्प नाम है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है कैगल यानी कैगल। कैगल डेटा साइंस की दुनिया का एक ऐसा दिग्गज है जिसे नजरअंदाज करना सच में नामुमकिन है। अगर इसके हार्डवेयर की बात करें तो यह हफ्ते में 30 घंटे के लिए बिल्कुल मुफ्त में टेस्ला P100 GPU देता है। अरे वाह! और जो लोग हार्डवेयर की गहराई में नहीं जाते उनके लिए इस टेस्ला P100 को थोड़ा डिकोड करना जरूरी है।
ये कोई साधारण ग्राफिक्स कार्ड नहीं है जिससे वीडियो गेम खेले जाते हैं। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा पावर हाउस है जो भारी भरकम गणितीय गणनाओं को एक साथ समानांतर रूप से हल कर सकता है। ये उसी T4 चिप के बराबर की ताकत रखता है जिसने कोलैब को इतना लोकप्रिय बनाया था। और मजे की बात सिर्फ जीपीयू की नहीं है। कैगल 4 सीपीयू कोर और 29 गीगाबाइट रैम भी देता है। 29 गीगाबाइट? हाँ, और इस 29 गीगाबाइट रैम का होना किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल के लिए संजीवनी बूटी की तरह है। मतलब मशीन लर्निंग में अक्सर डेटा सेट्स का आकार बहुत विशाल होता है। जैसे हजारों इमेजेस या टेक्स्ट फाइल्स। सही कहा। अगर रैम कम हो तो सिस्टम को बार बार हार्ड ड्राइव से डेटा पढ़ना पड़ता है, जिससे पूरी प्रक्रिया रेंगने लगती है। 29 गीगाबाइट रैम होने का मतलब है कि टाइटैनिक सर्वाइवल जैसे बड़े डेटा सेट्स को सीधे एक्टिव मेमोरी में रखा जा सकता है। और मैंने सुना है कैगल पर पब्लिक डेटा सेट्स भी बहुत है। हाँ, 50,000 से ज्यादा पब्लिक डेटा सेट्स पहले से मौजूद हैं वहाँ। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। कैगल में भी कोलाब वाली ही बीमारी है, इसमें स्टोरेज स्थायी नहीं है। हाँ, ये एक कमी तो है। जैसे ही काम बंद हुआ, सारी सेटिंग और कस्टम फाइल्स गायब। तो अगर कोई स्पेस गैलेक्सी इमेज क्लासिफिकेशन जैसे रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जो हफ्तों तक चलता है, तो उसे हर बार अपना भारी भरकम कस्टम डेटा सेट और विशेष पाइथन लाइब्रेरीज को फिर से डाउनलोड और इंस्टॉल करना होगा। हाँ, वो काफी थका देने वाला काम हो सकता है। ये तो वही बात हुई कि हर सुबह ऑफिस पहुंचकर सबसे पहले अपनी डेस्क बनानी पड़े और शाम को उसे तोड़कर घर जाना पड़े। बिल्कुल सही एनालॉजी है। और इस रोज डेस्क बनाने वाली समस्या का समाधान है AWS SageMaker Studio Lab, जो हमारा अगला S-tier प्लेटफॉर्म है। अच्छा, तो ये कैसे काम करता है? AWS SageMaker दिन में 4 घंटे के लिए T4 GPU और 12 घंटे के लिए CPU देता है, वो भी बिना किसी क्रेडिट कार्ड के। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक स्थायी डेस्क देता है। यानी स्टोरेज पर्सिस्टेंट है। एग्जैक्टली। एक बार डेटा सेट अपलोड कर दिया, पूरा एनवायरनमेंट सेट कर दिया, तो वो वहीं सुरक्षित रहता है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। सुरक्षित रहता है तो कोई कैगल को क्यों चुनेगा? दोनों ही S-tier में क्यों है? यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि इसका जवाब हार्डवेयर में नहीं बल्कि कम्युनिटी में छिपा है। कम्युनिटी? हाँ, कैगल सिर्फ सर्वर्स का समूह नहीं है, ये डेटा साइंटिस्ट्स का एक वैश्विक कुंभ है। कैगल की सबसे बड़ी ताकत उसकी फोर्क करने की क्षमता है। फॉर्क मतलब कॉपी करना? बिल्कुल। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति दुनिया के बेहतरीन डेटा साइंटिस्ट्स के कोड की एक एग्जैक्ट कॉपी अपने वर्कस्पेस में ला सकता है। एक नया सीखने वाला इंसान देख सकता है कि किसी एक्सपर्ट ने डेटा को कैसे साफ किया, मॉडल को कैसे ट्यून किया। ये तो बहुत ही कमाल की बात है सीखने के नजरिए से। हाँ, AWS SageMaker एक बेहतरीन टूल है लंबी रेस के लिए, जहां काम बिना किसी बाधा के करना हो। लेकिन कैगल वो वर्कशॉप है जहां दुनिया के सबसे बेहतरीन कारीगरों को काम करते हुए देखा जा सकता है। ये एक बहुत ही शानदार नजरिया है। लेकिन इन दोनों दिग्गजों के बीच एक तीसरा S-tier चैंपियन भी खड़ा है, जो उस यूट्यूबर का पर्सनल फेवरेट है। आप लाइटनिंग AI की बात कर रही हैं? बिल्कुल, लाइटनिंग AI। ये प्लेटफॉर्म महीने में 22 घंटे का मुफ्त GPU देता है और इसके साथ एक मुफ्त स्टूडियो देता है जिसमें 4 CPU होते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस स्टूडियो की कोई समय सीमा नहीं है, यह हमेशा चालू रहता है। लाइटनिंग AI की वास्तुकला सच में बाकियों से बहुत अलग और एडवांस्ड है। ये डेवलपर्स को एक क्लाउड टू लोकल ब्रिज की सुविधा देता है। इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाते हैं। इसका मतलब है कि एक डेवलपर अपने पुराने धीमे लैपटॉप पर VS कोड खोलकर कोड लिख सकता है। हाँ, उसे लैपटॉप पर कोई भारी सॉफ्टवेयर नहीं चलाना। बिल्कुल, वो सिर्फ कोड टाइप करता है और बैकग्राउंड में वो सारा कोड सीधे लाइटनिंग AI के सुपर कंप्यूटर्स पर सिंक हो जाता है और वही रन होता है। अनुभव एकदम ऐसा होता है जैसे वो भारी मशीन उसी लैपटॉप के अंदर लगी हो। और ये सैयद के 3D सोलर सिस्टम जेस्चर कंट्रोल जैसे भारी प्रोजेक्ट्स के लिए वरदान है, क्योंकि लाइटनिंग AI में एक और अद्भुत क्षमता है, मल्टी नोड ट्रेनिंग। मल्टी नोड मतलब एक से ज्यादा GPU? एग्जैक्टली। अगर मॉडल बहुत बड़ा है तो उसे एक नहीं बल्कि एक साथ 8 GPU पर ट्रेन किया जा सकता है। बाप रे, 8 GPU एक साथ? हाँ, जो न्यूरल नेटवर्क ट्रेन होने में हफ्तों का समय लेता, वो इस मल्टी नोड टेक्निक से कुछ घंटों या मिनटों में तैयार हो सकता है। ये हार्डवेयर को इस तरह से पेश करता है कि डेवलपर को ये महसूस ही नहीं होता कि वो किसी दूर रखे सर्वर पर काम कर रहा है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैसे? क्योंकि अभी तक हम सिर्फ शक्तिशाली हार्डवेयर
और कच्चे सर्व पावर की बात कर रहे थे। एक इंसान, एक मशीन। लेकिन असली दुनिया में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अकेले तो नहीं होता ना? बिल्कुल नहीं, टीम वर्क बहुत जरूरी है। तो क्या होता है जब किसी टीम के साथ मिलकर काम करना हो या फिर अपना बनाया हुआ एआई मॉडल दुनिया के सामने पेश करना हो? हमारे दोनों स्रोतों के बीच इस कोलैबोरेशन या सहयोग के मुद्दे पर एक बहुत ही मजेदार विरोधाभास देखने को मिलता है। हाँ, मुझे पता है आप किस तरफ इशारा कर रही हैं। चलिए डीप नोट यानी डीप नोट का मामला उठाते हैं। डीप नोट का विश्लेषण करते समय सच में दोनों स्रोतों में जमीन आसमान का अंतर दिखता है। हमारे लिखित गाइड जो सैयद के नजरिए से है, वो डीप नोट को टीम वर्क का जादूगर बताती है। गाइड के अनुसार ये कोड के लिए गूगल डॉक्स की तरह काम करता है। मतलब रियल टाइम कोलैबोरेशन। हाँ, यानी 2 या उससे ज्यादा लोग एक ही समय में एक ही जुपिटर नोटबुक पर लाइव कोडिंग कर सकते हैं। यह सीधे एसक्यूएल डेटाबेस से जुड़ जाता है, यानी सीधे डेटाबेस से सवाल पूछ सकते हैं। और S3 बकेट से भी जुड़ता है? बिल्कुल। S3 बकेट्स जिसे हम क्लाउड पर मौजूद अनंत गोदाम समझ सकते हैं, जहां सारा डेटा रखा होता है। इसके अलावा इसमें डीप नोट एआई नाम का एक असिस्टेंट भी है जो पूरे प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट को समझकर कोड लिखने में मदद करता है। ये तो किसी सपने जैसा लगता है सुनने में। इन फीचर्स को सुनकर लगता तो ऐसा ही है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। YouTube वीडियो ने इसे सीधा D टियर में धकेल दिया है और इसके फ्री टियर को साफ शब्दों में कचरा कहा है। और उस वीडियो के ऐसा कहने के पीछे की तकनीकी वजह बहुत ठोस है। डीप नोट अपने फ्री टियर में सिर्फ 2 CPU कोर और 5 GB रैम देता है। 5 GB रैम? आज के समय में ब्राउजर में 10 टैब खोलने तो वो 5 GB रैम खा जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो एक डीप लर्निंग मॉडल को इतने छोटे स्पेस में लोड करने की कोशिश करना ऐसा है जैसे किसी हाथी को एक छोटे से सूटकेस में पैक करने की कोशिश करना। ढांचा टूट जाएगा। हाँ, क्रैश हो जाएगा सिस्टम। एक तरफ शानदार टीम वर्क वाले फीचर्स हैं और दूसरी तरफ हार्डवेयर के नाम पर सिर्फ निराशा। इस विरोधाभास को कैसे समझा जाए? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर का क्लासिक जाल है। डीप नोट जैसी कंपनियां एआई मॉडल ट्रेन करने के लिए मुफ्त जीपीयू देने के व्यवसाय में नहीं है। तो उनका असली मकसद क्या है? उनका असली काम है बड़ी कंपनियों को सॉफ्टवेयर बेचना। वे आपको वो शानदार कोलैबोरेशन फीचर्स इसलिए मुफ्त में दिखाते हैं ताकि डेवलपर्स और उनकी टीमें उस इंटरफेस की आदी हो जाएं। एक तरह से फंसाने का तरीका। एग्जैक्टली। ये बिल्कुल ऐसा है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन मल्टी स्टीयरिंग वाली रेसिंग कार डिजाइन कर ली हो ताकि पूरी टीम एक साथ ड्राइव कर सके, लेकिन उस कार के अंदर इंजन एक घास काटने वाली मशीन यानी लॉन मूवर का लगा दिया हो। अरे बाप रे, क्या बात है। कार बाहर से शानदार दिखेगी लेकिन रेस ट्रैक पर 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगी। जब सिस्टम बार बार क्रैश होता है तो टीमों को मजबूरन उनके महंगे प्रीमियम प्लान खरीदने पड़ते हैं। ये बहुत ही चतुर और आक्रामक बिजनेस मॉडल है। हम तुम्हें काम करने का सबसे बेहतरीन इंटरफेस देंगे, लेकिन उस इंटरफेस को चलाने की असली ताकत तभी मिलेगी जब पैसे दिए जाएंगे। बिल्कुल यही सच्चाई है। और कुछ ऐसी उलझी हुई कहानी हगिंग फेस स्पेसेस की भी है। हगिंग फेस स्पेसेस को एआई की दुनिया का गिटहब कहा जाता है। ये डिप्लॉयमेंट के लिए सबसे बेहतरीन जगह मानी जाती है। मान लीजिए सैयद ने एक स्प्रिंग बूट इमेज जनरेटर बना लिया है, मॉडल तैयार है और अब वो चाहता है कि दुनिया उस मॉडल का इस्तेमाल करे। तो हगिंग फेस स्पेसेस, स्ट्रीमलेट या ग्रेडियो जैसे टूल्स की मदद से उस एआई मॉडल को एक खूबसूरत वेब पेज में बदलकर दुनिया के सामने पेश करने का काम करता है। हाँ, ये काफी लोकप्रिय है। लेकिन गाइड में इतनी तारीफ होने के बावजूद यूट्यूबर ने इसे सी टियर में रखा है, क्योंकि इसका फ्री टियर कोई जीपीयू नहीं देता। ये सिर्फ 2 सीपीयू और 16 GB रैम देता है। इस अंतर को समझने के लिए हमें ट्रेनिंग और डिप्लॉयमेंट, जिसे इन्फ्रेंस भी कहते हैं, उनके बीच के तकनीकी फर्क को समझना होगा। हाँ, ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं ना? बिल्कुल अलग दुनिया है। एआई को ट्रेन करना ऐसा है जैसे किसी इंसान को दुनिया भर की करोड़ों किताबें एक साथ रटवाना। इस काम के लिए लाखों गणितीय समीकरणों को एक साथ हल करना पड़ता है, जिसके लिए जीपीयू की अथाह शक्ति चाहिए। और डिप्लॉयमेंट? लेकिन एक बार जब एआई ट्रेन हो गया तो उसे डिप्लॉय करना यानी उससे सवाल पूछना बहुत आसान होता है। यानी डिप्लॉयमेंट में सिर्फ उस रटे हुए ज्ञान से जवाब निकालना होता है। एग्जैक्टली। इसके लिए किसी भारी जीपीयू की जरूरत नहीं होती। 16 GB रैम और 2 सीपीयू एक जनरेटिव एआई मॉडल को होस्ट करने के लिए काफी होते हैं। यूट्यूब वीडियो पूरी तरह से ट्रेनिंग के लिए कच्चे हार्डवेयर की तलाश में था, इसलिए हगिंग फेस स्पेसेस को सी टियर मिला। सही विश्लेषण है। लेकिन गाइड के नजरिए से देखें तो एक बार जब कोई मॉडल लाइटनिंग एआई या सेज मेकर पर ट्रेन हो जाता है तो उसे दुनिया तक पहुंचाने के लिए हगिंग फेस की ही जरूरत पड़ेगी। ये विरोधाभास नहीं है,
ये इस बात का प्रमाण है कि हर टूल किसी एक खास काम के लिए बना है। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ हमें ये देखना चाहिए कि उन डेवलपर्स के लिए क्या विकल्प हैं जो सिर्फ एआई मॉडल नहीं बना रहे हैं बल्कि पूरे के पूरे फुल स्टैक एप्स बना रहे हैं, यानी डेटाबेस, एआई मॉडल और यूजर इंटरफेस सब कुछ एक ही जगह पर। ऐसे परिदृश्य में रेपलेट का नाम सबसे ऊपर आता है। हाँ, रेपलेट काफी लोकप्रिय हो रहा है। ये कोई साधारण नोटबुक नहीं है, ये ब्राउजर के अंदर चलने वाला एक पूरा का पूरा आईडीई है। सैयद जैसे डेवलपर्स के लिए जो एक ही जगह पर रिएक्ट का फ्रंट एंड और स्प्रिंग बूट का बैक एंड लिखना चाहते हैं, ये कमाल का टूल है। और इसमें एआई का भी तड़का है शायद? हाँ बिल्कुल, इसमें घोस्ट राइटर नाम का एक एआई भी लगा है जो डेवलपर की कोडिंग स्टाइल को समझकर कोड रीफैक्टर यानी सुधारने में मदद करता है और ऐप को तुरंत इंटरनेट पर लाइव भी कर देता है। रेपलेट की खूबी रैपिड प्रोटोटाइपिंग में है। जब कोई आइडिया दिमाग में आए और उसे कुछ ही घंटों में एक काम करने वाले ऐप में बदलना हो तो रेपलेट सबसे तेज रास्ता है। लेकिन ये भारी डीप लर्निंग मॉडल्स ट्रेन करने के लिए नहीं बना है। तो भारी डीप लर्निंग के लिए क्या विकल्प है? गाइड हमें एक और टूल की तरफ ले जाती है, पेपरस्पेस ग्रेडियंट। YouTube वीडियो ने इसे A टियर का दर्जा दिया है। इसके स्पेसिफिकेशंस काफी तगड़े हैं। बिल्कुल, इसके स्पेसिफिकेशन सुनकर किसी भी डेवलपर के कान खड़े हो जाएंगे। ये A100S जैसे अत्यंत शक्तिशाली GPU तक पहुंच देता है और इसका स्टोरेज भी स्थायी है। हाँ, A100 सो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। लेकिन इसके फ्री टियर में एक बहुत बड़ी शर्त है। फ्री टियर में M4000 GPU मिलता है जो ताकतवर तो है, लेकिन असली कैच यह है कि इसमें बनाई गई हर नोटबुक डिफ़ॉल्ट रूप से पब्लिक रहती है। पब्लिक? जी हाँ, उसे प्राइवेट करने का कोई विकल्प मुफ्त में उपलब्ध नहीं है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। तकनीकी दुनिया में अपना कोड और डेटा पब्लिक रखना एक बहुत बड़ा जोखिम है। ये तो ऐसा हो गया जैसे मुफ्त में काम करने के लिए किसी भीड़-भाड़ वाले चौराहे पर एक कांच का ऑफिस दे दिया गया हो। कांच का ऑफिस? क्या बात है! शानदार डेस्क, बेहतरीन कंप्यूटर है, लेकिन सड़क से गुजरने वाला हर इंसान स्क्रीन पर देख सकता है कि अंदर क्या कोड लिखा जा रहा है, कौन सा डेटाबेस इस्तेमाल हो रहा है। हॉबी प्रोजेक्ट्स या सीखने वालों के लिए शायद ये कोई बड़ी बात ना हो, लेकिन कल्पना कीजिए कोई स्टार्टअप अपना नया प्रोप्राइटरी एल्गोरिदम टेस्ट कर रहा है या कोई कॉर्पोरेट डेवलपर किसी बैंक के संवेदनशील डेटा पर मशीन लर्निंग मॉडल बना रहा है। वो तो विनाशकारी हो सकता है। ऐसे में कांच के ऑफिस में काम करना एक आपदा को बुलावा देना है। कंपनी का सबसे कीमती रहस्य पूरी दुनिया के लिए खुला है। मुफ्त सुविधाओं की असली कीमत यहाँ प्राइवेसी के रूप में चुकाई जा रही है। ये प्राइवेसी का मुद्दा सच में गंभीर है और इसी प्राइवेसी की तलाश में गिटहब कोड स्पेसेस एक बहुत ही बेहतरीन लेकिन छुपा हुआ खजाना बनकर सामने आता है। हाँ, गिटहब कोड स्पेसेस। वीडियो ने इसे B टियर में रखा है क्योंकि ये बड़े GPU नहीं देता, लेकिन ये 2 से 4 कोर CPU, 8 से 16 GB रैम और VS कोड का पूरा इंटरफेस देता है। सबसे अहम बात, ये पूरी तरह से प्राइवेट रहता है। ये बहुत बड़ी बात है। छोटे मॉडल्स की टेस्टिंग और सुरक्षित कोडिंग के लिए ये एक शानदार विकल्प है। जब बात कॉर्पोरेट सुरक्षा और एंटरप्राइज लेवल की आती है तो हमें माइक्रोसॉफ्ट अज्योर ML स्टूडियो और गूगल वर्टेक्स ML जैसे दिग्गजों को भी देखना होगा। दोनों स्रोतों में इनका जिक्र है। लेकिन YouTube वीडियो ने इन दोनों को C टियर में डाल दिया। क्यों? कारण बड़ा सीधा है, ये असल में मुफ्त है ही नहीं। ये सिर्फ शुरुआत में साइन अप करने पर $200 या $300 के क्लाउड क्रेडिट देते हैं। वो क्रेडिट वाला सिस्टम। हाँ, गाइड बताती है कि अज्योर ML स्टूडियो में एक शानदार ड्रैग एंड ड्रॉप डिजाइनर है। कोड लिखने की भी जरूरत नहीं, बस ब्लॉक्स को जोड़िए और चर्न प्रेडिक्शन यानी ग्राहक कंपनी कब छोड़ेगा जैसे कॉर्पोरेट मॉडल्स तैयार। और इसमें एडवांस टूल्स भी होते हैं शायद? बिल्कुल, इसमें ऐसे एडवांस टूल्स भी हैं जो मॉडल लाइव होने से पहले ये चेक करते हैं कि कहीं AI किसी खास वर्ग के खिलाफ कोई बायस या पूर्वाग्रह तो नहीं दिखा रहा। लेकिन वो $200 का क्रेडिट सिर्फ एक चारा है। ये टूल्स छात्रों या हॉबी प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं बने। ये उन बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए हैं जिनके पास पूरा का पूरा AI इकोसिस्टम मैनेज करने के लिए लाखों डॉलर का बजट है। हाँ, एक बार वो क्रेडिट खत्म हो गया तो बिलिंग मीटर बहुत तेजी से भागता है। बहुत तेजी से। फ्री टियर्स और एंटरप्राइज ट्रैप से हटकर कुछ ऐसे विशिष्ट टूल्स भी हैं जो किसी खास काम के लिए बेहतरीन है, जैसे रनपॉड यानी रनपॉड। रनपॉड का इस्तेमाल कहाँ होता है? मान लीजिए सैयद को अपने किसी जावा पॉडकास्ट के लिए 1000 YouTube थंबनेल बनाने हैं
जिसके लिए भारी स्टेबल डिफ्यूजन इमेज जनरेशन मॉडल चलाना है। रनपॉड फ्री नहीं है, लेकिन ये पेपर आर यानी प्रति घंटा के हिसाब से बहुत सस्ते में कच्ची जीपीयू पावर किराए पर देता है। काम खत्म, सर्वर बंद और बिलिंग रुक गई। एग्जैक्टली। इसके अलावा हेक्स है, जो पाइथन, एसक्यूएल और नो कोड यूआई को मिलाकर डेटा डैशबोर्ड बनाने का उस्ताद है। हाँ, हेक्स डेटा एनालिस्ट्स में काफी मशहूर है। और एक है सैटर्न क्लाउड, जो कागज पर 64 GB रैम का वादा करता है, लेकिन इसका इंटरफेस इतना पुराना और अस्थिर है कि ये कोलैब की तरह ही बार बार क्रैश होता रहता है। सैटर्न क्लाउड का ये उदाहरण हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। कैसा सबक? सिर्फ स्पेसिफिकेशंस की रेस जीतना काफी नहीं है। अगर प्लेटफॉर्म स्थिर नहीं है तो वो 64 GB रैम सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाती है, उसका कोई वास्तविक उपयोग नहीं होता। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? इस पूरी लंबी यात्रा को समेटते हुए हम देख सकते हैं कि कोलैब के छोटे घुटन भरे गैरेज से निकलने के बाद बाहर एक पूरी दुनिया है। बिल्कुल। कागल की जीवंत कम्युनिटी है जो सीखने के लिए बेजोड़ है। AWS SageMaker की वो स्थायी डेस्क है जो हफ्तों लंबे प्रोजेक्ट्स को सुरक्षित रखती है। लाइटनिंग AI का वो सुपर कंप्यूटर ब्रिज है जो एक पुराने लैपटॉप को 8 GPUs की ताकत दे देता है। और हमने ये भी देखा कि कैसे डीपनोट शानदार फीचर्स का लालच देकर कमजोर हार्डवेयर थमाता है, और कैसे हगिंग फेस मॉडल्स को दुनिया के सामने पेश करने का सबसे बेहतरीन मंच है। यानी कोई एक विनर नहीं है। सही कहा। कोई एक टूल हर चीज के लिए परफेक्ट नहीं हो सकता। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि काम क्या है। असली कला सही काम के लिए सही टूल चुनने में है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन इस पूरी तकनीकी भूल भुलैया को पार करने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर सामने आता है। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी खुद से पूछना चाहिए, खासकर तब जब वो किसी फ्री प्लेटफॉर्म पर अपना कीमती कोड रन कर रहा हो। मैं सुन रहा हूँ। हम सब जानते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग कभी सस्ती नहीं होती। सर्वर्स का रखरखाव, बिजली का बिल, इतने महंगे जीपीयू, इन सब में करोड़ों डॉलर खर्च होते हैं। बिल्कुल, बहुत भारी निवेश होता है। फिर भी ये विशाल टेक कंपनियां दुनिया भर के डेवलपर्स को ये टूल्स मुफ्त में क्यों दे रही हैं? सोचने वाली बात है ना? हाँ, इसके पीछे कोई तो वजह होगी। जब हम कांच के ऑफिस जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपना सारा कोड, अपने कस्टम डेटा सेट्स और अपने सबसे बेहतरीन आइडियाज इनके सर्वर्स पर अपलोड करते हैं, तो वे हमसे क्या सीख रहे हैं? क्या हम इन टूल्स का इस्तेमाल करके अपना खुद का भविष्य बना रहे हैं? या फिर हम अनजाने में सिर्फ इन कंपनियों के अगले और भी ताकतवर AI के लिए मुफ्त का ट्रेनिंग डेटा तैयार कर रहे हैं? अगली बार जब कोई नया AI प्रोजेक्ट शुरू हो तो इस बात पर गौर जरूर किया जाना चाहिए। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। जानकारी जुटाते रहें और सही सवाल पूछते रहें।